सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अबाउट है। और इसमें हम लोगों ने जो बेसिक क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इसके साथ साथ डिफरेंट जो फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनको भी क्लियर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बायोमोलिक्यूल्स आते हैं और इनकी क्या जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। सो वी ऑल नो कि जो एक बेसिक सी डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ये है कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, यानी इनके स्ट्रक्चर में मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर हमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जो है वो नजर आते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन्स तो हैं, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन चेन्स हाइड्रोक्सिलेटेड है, विच मीन्स के कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी जो है वो अटैच हुए हुए नजर आएंगे। सो दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, विच मीन्स के यहाँ पे मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच है। बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट दीज OH ग्रुप्स। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दे हैव कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें एल्डिहाइड भी आ सकता है। अगर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट होगा तो आप इसको एल्डिहाइड कहोगे, और अगर यही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेंट्रल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगा तो तब आप इसे क्या कहोगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहोगे। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये एंड ऑफ चेन पे है तो इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को आप एल्डिहाइड कहोगे, और अगर ये मिडल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, यूजुअली सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहोगे कि दिस इज कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। और ये इनका एक जो है वो जनरल एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसको हम बाद में अप्लाई करके देखेंगे कि यस, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके अंदर हमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम मिलती है, लेकिन हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डबल होती है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो सिंपल फॉर्म में भी अटैच है और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की फॉर्म में भी अटैच है। सो दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो नजर आता है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं? जब तक हम इनके फंक्शंस को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को भी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो सिंपली इस चीज को याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स के तौर पे हम इन्हें यूज करते हैं। हमारी बॉडी के बहुत से सेल्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप ब्रेन सेल की बात करो तो इनका जो सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है, ठीक है। देर आर मल्टीपल सेल्स जिनको अगर ग्लूकोज नहीं मिलता तो ग्लूकोज की एब्सेंस में वो फैट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, वो प्रोटीन्स को कंज्यूम कर सकते हैं और इनसे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। बट वी हैव मैनी सेल टाइप्स जो कि अल्टीमेटली ग्लूकोज को ही यूज करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ही एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और इसके अलावा किसी और ग्रुप से एनर्जी ऑब्टेन नहीं करते। जो इनका प्राइम सोर्स है वो एनर्जी प्रोडक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो प्लांट्स में भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं। सेकेंड, आपके पास इनका फंक्शन ये है कि आपके पास ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक रीजन आप यहाँ से इसको इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज होते हैं, बिकॉज ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। बाकी फैट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट की जो अर्थ के ऊपर कंसंट्रेशन है, जो इनकी प्रोडक्शन है, वो फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपके पास वो फ्यूल जो कि ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स उसको ही एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। अगर आप लोग अपनी भी फूड को एनालाइज करो तो उसमें ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स की लेते हैं, जो कि प्लांट से आती हैं, क्रॉप से आती हैं, फोटोसिंथेटिक सोर्सेज से हमारे तक पहुंचती हैं। अब यहाँ तक तो आपके पास एनर्जी कंटेनिंग कैंस हो गए कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को जो है वो वर्क करने में हेल्प करते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर द एनर्जी पर्पसेस, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट फंक्शंस, कम्युनिकेशन के फंक्शंस हैं, या आप कह लो कि इंटरेक्शन है बिटवीन द सेल्स एंड अदर ऑर्गेनेलिस, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो एक सिग्निफिकेंस है, एनर्जी प्रोवाइड करने के तौर पे यूज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं। अगर आप सिंपल जो बैक्टीरियाज हैं उनकी सेल वॉल को एनालाइज करो तो उसमें आप लोगों को पेप्टिडोग्लाइकन नजर आता है, ठीक है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन एक्चुअली
कार्बोहाइड्रेट की चेन्स और पेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ बैक्टीरिया या प्लांट सेल्स जो हैं इनकी आउटर मोस्ट लेयर को बनाने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी मेंटेन करते हैं। एंड वी ऑल नो कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक्सटर्नल बैरियर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये उन ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन से बचा के रखता है। ठीक है, सो आपके जो प्लांट सेल्स हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर या उसके अलावा किसी भी किस्म की जो हार्श कंडीशंस हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। फोर्थ आपके पास यहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस है कि हमारे जो बोन्स हैं इनके बाहर एक जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये बोन सेल्स हैं और ये आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस है। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपके इन बोन सेल्स को जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है। इनके दरमियान जो है वो किसी किस्म की आप कह लें कि लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, ताकि आपके ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे का जो टेक्सचर है उसे खराब ना करें। सो साइनोवियल फ्लूइड को भी अगर आप एनालाइज करो तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर भी आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स या मोस्ट ऑफ द लिपिड्स जो हैं उनके साथ कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट के बाद आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल बता देती हूँ, सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स या जो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बनते हैं ये किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर एक इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं। वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की जो है वो बायोसिंथेसिस हो रही होती है। सपोज आपके पास ये एक सेल है, इस सेल में आपके पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है जिसमें प्रोटीन फॉर्मेशन की जो है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इस डीएनए से फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसफर होती है और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके आपके पास एक जो है पोर्शन है विच इज राइबोसोम, साइटोसोल के अंदर ये प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में। यहाँ पे आके ये मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है और राइबोसोम वन बाय वन रीड करता है कि इस पे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल GAT, CAT, GC, ये अगर सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट है तो राइबोसोम देखेगा कि दिस GAT इज गोइंग टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। सपोज वो अमाइनो एसिड एलानिन है, आई एम नॉट श्योर कि GAT एलानिन को इनकोड करता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका जो एक कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, एक कोडॉन के तौर पे एक्ट करता है और एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। सो राइबोसोम इस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को देखते हुए जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स को इस तरह से आपस में क्या करेगा, इसकी कंडेंसेशन करवाएगा और अल्टीमेटली आपकी जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सपोज ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसने लाइसोसोम में जाके वर्क करना है। यहाँ पे आपके पास लाइसोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और हमें पता है कि आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की जो प्रोटीन्स हैं वो साइटोसोल में बनती हैं और बाद में आपकी इस ऑर्गेनेली के पास जाती हैं। सपोज ये कोई फोटोसिंथेटिक सेल है, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास लाइसोसोम प्रेजेंट है। सो इस प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्लोरोप्लास्ट में जाना है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है या लाइसोसोम में जाना है। सो इस प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट करवाई जाती है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, मैनोज 6 फॉस्फेट। जैसे इस प्रोटीन के ऊपर ये मैनोज 6 फॉस्फेट अटैच होगा ये प्रोटीन स्पेसिफिकली लाइसोसोम में चली जाएगी, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी, स्पेसिफिकली मैनोज 6 फॉस्फेट कंटेनिंग प्रोटीन लाइसोसोम में जाती है। क्यों जाती है, बिकॉज सिर्फ लाइसोसोम के पास एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो कि मैनोज 6 फॉस्फेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट के बाद एक इंफॉर्मेशन आपने इस प्रोटीन के ऊपर लगा दी ना कि दिस प्रोटीन इज मेड फॉर लाइसोसोम, और आपके इस रिसेप्टर ने उस इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल को रीड किया जो कि एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट था और इस प्रोटीन को अलाउ किया कि वो लाइसोसोम में आए और अपना फंक्शन परफॉर्म करे। सो ये चीज याद रखिएगा कि समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो अटैचमेंट है, जो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बनते हैं, ये ग्लाइको कॉन्जुगेट्स इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोटीन की सॉर्टिंग या प्रोटीन ट्रैफिकिंग की आपको एग्जांपल दी है कि प्रोटीन ने किस तरह से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के अंदर
जाना है, मूव करना है, उसे कार्बोहाइड्रेट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। फाइनल आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डीएनए और आरएनए की बायोसिंथेसिस के लिए भी जरूरी होती हैं। जैसे आप अगर सिंपल देखें तो यू ऑल नो कि डीएनए के लिए आपके पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है। अगर आप किसी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एनालाइज करते हो तो इस न्यूक्लियोटाइड में आपके पास एक 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि राइबोज भी हो सकती है और 2 डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपके पास जो फिफ्थ पोजीशन होती है, इस फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं, 1 2 एंड 3। सो ये आपके पास एक एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर फॉर डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह से अगर यहाँ पे जी अटैच हो जाएगा तो आपके पास ये जीटीपी बन जाएगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही अगर आपके पास जो है वो सीटीपी, टीटीपी एंड यूटीपी, ये सारे कंपोनेंट्स अगर आप देखो तो एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ आपके पास नाइट्रोजनस बेस नहीं है, आपके पास नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के अलावा, अगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप के अलावा एक कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, एक 5 कार्बन शुगर पेंटोज भी प्रेजेंट है, जो कि 2 डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है और ये राइबोज भी हो सकती है। 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है और सिंपल जो राइबोज शुगर है वो किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है। सो जब तक आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, इट मीन्स कि आपके जो सेल्स हैं इनके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, आपके जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल की बायोसिंथेसिस नहीं हो सकती। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हम ज्यादा इसी चीज को रिपोर्ट करते हैं कि ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को सुनते ही एनर्जी जो है वो हमारे माइंड में पहली आती है, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जो कि आपने यहाँ पे देखी सेल वॉल में और साइनोवियल फ्लूइड में। इनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास ग्लाइको कॉन्जुगेट्स में कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट के बाद आपकी जो पर्टिकुलर एक प्रोटीन है या एक लिपिड है वो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, यानी वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली में भी जा सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देके बताया। इसके अलावा आपके पास जो है वो समटाइम हार्मोन्स भी ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ठीक है। और लास्ट पे हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं विच आर दी बेसिक प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इनको बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है। सो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स की सिग्निफिकेंस को माइंड में रखते हुए हम लोग इनकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं और इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कितनी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनमें क्या जो है वो बेसिक डिफरेंसेस हैं। So generally we can classify carbohydrates into the 3 different groups: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। और यहाँ पे जो आपके पास ये ग्रुपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है वो डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन की बेस पे है। ठीक है, यानी कितने आपके पास जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कंबाइन होंगे। आप जैसे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में पढ़ते थे कि अमाइनो एसिड्स आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और ये जब आपस में एक स्पेसिफिक लिंकेज के थ्रू जो है वो इस तरह से इकट्ठे होना शुरू होंगे तो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको आप पेप्टाइड या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, प्रोटीन कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के कितने अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर लेस देन 50 है तो ये पेप्टाइड होंगे और अगर मोर देन 50 है तो आप इन्हें क्या कहोगे, प्रोटीन्स कहोगे। जस्ट लाइक द अमाइनो एसिड आपके पास जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी ये ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी पॉलीमराइजेशन के बाद आपके पास ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनते हैं। ओलिगोसेक्राइड में ऑब्वियसली आपके पास 2 3 4 या अप टू 10 जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस तरह से कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल ये मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो इस तरह से आपके पास जो एक शॉर्टर फ्रेगमेंट आएगा उसको आप ओलिगोसेक्राइड कहोगे। और अगर आपके पास 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जो है वो कंबाइन होंगे तो उस केस में आपके पास जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर को आप क्या कहोगे, पॉलीसेकेराइड, व्हिच मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेकेराइड्स, बहुत सी शुगर्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड, दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस करेंगे।
सो मोनोसेक्राइड्स क्या है, ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इस बात का क्या मतलब है, यानी अगर आप पॉलीसेक्राइड देखो, सपोज ये पॉलीसेक्राइड है जिसमें 1000 कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से अटैच है, इसको आप एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइज कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और आपके पास ये जो एक बिग फ्रेगमेंट था वो इस तरह से शॉर्टर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। दिस शॉर्टर फ्रेगमेंट कैन फर्दर बी हाइड्रोलाइज्ड। आप यहाँ पे इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपके पास एक ऐसा जो है वो आएगा, मटेरियल आएगा, एक ऐसा आपके पास जो है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जो है वो प्रोडक्ट में अपीयर होगा जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, बिकॉज अब इनके दरमियान किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं है। सो ये जो सिंपलेस्ट आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर दी मोनोसेक्राइड्स। और इसलिए बार बार ये चीज कही जाती है कि दीज आर दी नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इनमें किसी किस्म का कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसको आप टारगेट करके इनकी पॉलीमराइजेशन को रोक सको। ये ऑलरेडी इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉलीमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट लाइक द अमाइनो एसिड्स। सो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, but we can subclassify monosaccharides into the different categories। और क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपके पास, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी सारी मोनोसेक्राइड जिनमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उनको आप ट्रायोसिस की क्लास में क्लासिफाई करोगे। जिनमें 4 कार्बन एटम्स हैं वो टेट्रोसिस की क्लास से बिलोंग करेंगे। सिमिलरली पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, ठीक है। सो पहला पैरामीटर है मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करने वाला, वो इनके कार्बन लेंथ की बेस पे है, चेन लेंथ की बेस पे है कि कितने इनकी जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। उस बेस पे आप इनको क्या कर सकते हो, सब क्लासिफाई कर सकते हो। बट सपोज आपके पास यहाँ पे कोई शुगर्स हैं, जिसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ ट्रायोसिस की, ठीक है। इन दोनों शुगर के अंदर आपके पास जो है वो 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। बट फर्स्ट शुगर ऐसी है जिसमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो सेकंड शुगर है आपके पास, दिस वन, सेकंड शुगर में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो बाकी वैलेंसेस को सेटिस्फाई करने के बाद आपने ये चीज देखी कि इन दोनों शुगर्स को आपने एक ही क्लास में रखा है, बट दीज शुगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये डिफरेंट है। एक में आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और ये आपके पास जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो ये दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन एक में आपके पास जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इट मींस कि आप इन ग्रुप्स को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो सेकंड जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे है कि अगर आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ कार्बन चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो आप उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हो और उस मोनोसेक्राइड को आप एल्डोज कहोगे, ठीक है। वो एल्डो ट्राइयोज हो सकती है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरह की ग्रुपिंग को कंबाइन कर दिया कि आपके पास इस कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम्स हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, और दूसरी तरफ है आपके पास एल्डो कीटोज। ये आपके पास एक ऐसी शुगर है जिसमें आपके पास जो है सॉरी कीटो ट्राइयोज, ये आपके पास एक ऐसी शुगर है जिसमें आपके पास 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि कौन सा ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इन दोनों पैरामीटर्स को, इन दोनों जो है वो क्राइटेरियाज को आप देखते हुए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हो उसके कार्बन एटम की बेस पे कि कितने कार्बन एटम्स हैं और दूसरा उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। सो यहाँ पे आप कुछ शुगर्स की जो है वो एग्जांपल भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसकी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों की एग्जांपल दी थी कि दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं, दोनों ट्राइयोसिस हैं, लेकिन एक ट्राइयोज आपके पास एल्डो ट्राइयोज है और दूसरी ट्राइयोज आपके पास जो है वो
कीटो ट्राइयोज है। सो इसको आप एज एन एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हो। सिमिलरली हेक्सोसिस में भी आप देख रहे हो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सो यू कैन से कि आपके पास जो ग्लूकोज है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज शुगर, और दूसरी तरफ जो आपके पास फ्रुक्टोज है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोहेक्सोज शुगर, ठीक है, जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स, और अगर आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अच्छे से क्लियर कर लिया था तो ये सिर्फ उस चीज की रिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी कायरल और ए कायरल कार्बन किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हो, और ये भी जानते हो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है सो उस कायरल सेंटर की वजह से वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो वन ऑफ द टू डायरेक्शंस में रोटेट करता है, राइट में या लेफ्ट में, और उस बेस पे आप उसको डी या एल आइसोमर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हो। सो इस चीज को दोबारा देख लीजिए कि कायरल और ए कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका जो कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, उस सेंट्रल कार्बन एटम को आप कहते हो कि दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन, या फिर आप उसे क्या कहते हो कि दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बिकॉज उसमें किसी भी किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनमें सिमेट्री नहीं है, एक जैसे जो है वो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच नहीं है। जबकि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, इट मीन्स के कार्बन 2 बॉन्ड एक ही ग्रुप के साथ बना रहा है, या किसी 2 पोजीशंस के ऊपर आपके पास जो है वो एक तरह के ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है लेकिन दोनों सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे एक ही तरह के ग्रुप के साथ है। सो इस इन दोनों केसेस में आपका जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा दिस सेंट्रल कार्बन एटम विल बी ए कायरल कार्बन, और ए आपके पास यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं दोनों केसेस में, ठीक है। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए कायरल और ए कायरल कंपाउंड को आपने देख लिया। अब इसी कायरल और ए कायरल कंपाउंड की वजह से हम ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं, यानी सपोज आपके पास किसी कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, सपोज प्रीवियस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है ये ग्रुप्स अटैच हैं। सो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप इस कायरल सेंटर के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो इस कायरल कंपाउंड के ऊपर, कायरल सेंटर की वजह से ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो सकती है, राइट डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है, ठीक है। सो किस डायरेक्शन में आपका कौन सा कंपाउंड जो है वो लाइट को रोटेट कर रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कायरल सेंटर के अराउंड कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो राइट या लेफ्ट रख के इस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आइसोमर जो है वो डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमेरिक फॉर्म है। सो इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर भी, जैसे हमने अमाइनो एसिड्स के ऊपर अप्लाई किया था कि इफ वी हैव वन कायरल कार्बन, किसी भी आपके जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, सो एक कायरल सेंटर का मतलब है कि उसके कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना 2⁻n। तो अगर आपके पास किसी कंपाउंड में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उसमें आपके पास पॉसिबल कितने आइसोमर्स आएंगे, 2 आइसोमर्स आएंगे, ठीक है, डी एंड एल। और इन आइसोमर्स को आप फर्दर इनेंशियोमर्स भी कह सकते हो अगर ये आइसोमर्स आपके जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हुए तो, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हुए हम पहले उसमें कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी डी और एल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बच्चों ये आपके पास सिंपलेस्ट एक जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और फिर इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कार्बन जो है वो एक्चुअली कायरल कार्बन है। सो ग्लिसरल्डिहाइड अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि ये आपके पास एक ट्राइओस है और ये एक्चुअली एल्डो ट्राइओस है, विच मीन्स कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। सो फर्स्ट पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और रिमेनिंग वैलेंसीज आपकी किससे सेटिस्फाई हुई हुई हैं, हाइड्रोजन से। सो सम टाइम आप इस पोजीशन पे जो थर्ड ग्रुप है इसको इस तरह से भी लिखते हो CH2OH। सो ये दोनों ही आपके पास जो है ये ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर इस ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में से हम कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आपका जो पहला कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है
और जो थर्ड बॉन्ड है वो कंप्लीट इस ग्रुप के साथ है। लाइक मैं अगर इसे डॉटेड लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से आपका पहला कार्बन एटम कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पोजीशन पे आपका जो बॉन्ड है वो दो ग्रुप्स के साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेकेंड कार्बन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, सेकेंड बॉन्ड यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है, थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और जो फोर्थ पोजीशन है उसमें आपके पास ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच है। सो चारों ग्रुप से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो आप कह सकते हो कि इस केस में आपका जो सेंट्रल कार्बन एटम है दिस इज कायरल कार्बन। ऐसे ही अगर आप थर्ड कार्बन एटम की तरफ मूव करो और उसमें ऑब्जर्व करो कि क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि थर्ड कार्बन एटम आपके पास यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, थर्ड बॉन्ड इसका इस पूरे ग्रुप के साथ है, दिस वन, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे अगेन एक हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि आपके दो बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। सो आपका जो थर्ड कार्बन है ये भी कायरल सेंटर नहीं है। सो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है इसमें एक कायरलिटी हमने ऑब्जर्व किया। इट मीन्स कि इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं, एक कायरल सेंटर है, और इसमें कितने आइसोमर्स आपके पास बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तो आपके पास यहाँ पे 2 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब सपोज आप इस ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हो, सो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट की वजह से आपके पास इस लाइट की रोटेशन या तो राइट डायरेक्शन में हो सकती है या फिर आपके पास रोटेशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। दोनों केसेस में आप इस स्ट्रक्चर को जो हो वो रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। सपोज आप यहाँ पे करना चाह रहे हो, लेफ्ट साइड पे जो रोटेशन है उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। सो ये जो आपके पास सेंट्रल कायरल सेंटर था जहाँ पे आपने कायरलिटी ऑब्जर्व की थी, इसके अराउंड जो OH ग्रुप है इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। सो ये आपके पास एल ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा, एल ग्लिसरल्डिहाइड। और इधर आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो जिसमें आप राइट साइड पे रोटेशन शो करना चाह रहे हो तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को आप राइट साइड पे लिख दोगे। सो ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब इन दोनों को हम स्टीरियो आइसोमर्स कह रहे हैं बिकॉज ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप जिसमें आपके जो है वो किसी एक सेंटर पे जो ग्रुपिंग है, जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज है, तो इस तरह की आप आइसोमेरिज्म को कहते हो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। यानी ओवरऑल उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक कार्बन सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो क्या हुई हुई है, ऑपोजिट हुई हुई है। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ओरिएंटेशन है अराउंड सेंट्रल कार्बन एटम H और OH की, वो ओरिएंटेशन चेंज है, उसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। सो ये आपके पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इन दोनों को आप क्या कहोगे, दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। D and L glyceraldehydes are stereoisomeric forms। इन स्टीरियो आइसोमर्स को अगर जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि इनेंशियोमर्स भी कहा जा सकता है, अगर हम ये देखें कि ये मिरर इमेजेस हैं या नहीं, यस ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस किसी भी आप ऐसे इमेज को कहते हो जो कि 100% इस जैसा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही तरह के सारे ग्रुप्स हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर इसके मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप इस मिरर इमेज को डी ग्लिसरल्डिहाइड को एल ग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर जो है वो अलाइन करने की कोशिश करो, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करके आपको रिप्रेजेंट करूं कि सपोज ये आपके पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें आपके पास ये 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और आप ये चीज चेक करना चाह रहे हो कि क्या ये डी ग्लिसरल्डिहाइड एल ग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर सुपर इम्पोज होगा या नहीं, ठीक है। सो आप इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाते हो और इसको पेस्ट करते हो एल ग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग वर्ड पे दो पिक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करते हो। सो इफ वो दोनों पिक्चर सेम हैं तो वो इस तरह से अलाइन होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक पिक्चर के पीछे जो है वो दूसरी पिक्चर है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस डी ग्लिसरल्डिहाइड को एल ग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर सुपर इम्पोज करती हूँ तो मैं ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ कि यस फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इसी तरह से आपका ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही है, यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं इधर OH आएगा और यहाँ पे जो आपका ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। इट मीन्स कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज किसी एक सेंटर के अराउंड इनकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज है।
So these are mirror images, but these are non superimposable. So ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उन स्टीरियो आइसोमर्स को आप स्पेसिफिकली क्या कहते हो? इनएंशियोमर्स। ठीक है, सो ग्लिसरल्डिहाइड्स की टू एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स है, एल ग्लिसरल्डिहाइड एंड डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और ये एल्डोट्राइयोज थी। इस एल्डोट्राइयोज के साथ आपके पास एक जो है वो कीटोट्राइयोज भी थी। लाइक यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखो तो आपके पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जो नेचर में रिपोर्टेड है वो ट्राइयोसिस है, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स रिपोर्टेड नहीं है बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो जितनी भी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 कार्बन कंटेनिंग है, और ऑब्वियसली इनमें से आपके पास जो है वो फर्दर चेन लेंथ इंक्रीज हो सकती है, 4 कार्बन भी है, 5 भी है, 6 कार्बन भी है, लेकिन 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर दी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, विच मीन्स कि इससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नेचर में रिपोर्टेड नहीं है। इसमें से हमने एल्डोट्राइयोज को देख ली कि एल्डोट्राइयोज में आपके पास जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम कायरल था। इस कायरल कार्बन की वजह से आपके ये जो ग्लिसरल्डिहाइड था इसने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया, और ये जो दोनों आइसोमर्स आपके पास आए स्टीरियो आइसोमर्स, दीज स्टीरियो आइसोमर्स वर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया? इनएंशियोमर्स कह दिया। लेकिन आपके पास जो कीटोट्राइयोज है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इस कीटोट्राइयोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखो और इसमें कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करो तो पहली कार्बन एटम कायरल नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। सेकेंड कार्बन एटम में भी आपके पास 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। थर्ड कार्बन एटम भी कायरल सेंटर नहीं है। सो आपकी जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें से सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा बाकी सब कार्बोहाइड्रेट में कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये तो आपने देख लिया एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट था, उसको तो आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया कि जो कायरल सेंटर था उसके अराउंड आपने ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो ऑपोजिट करके बता दिया कि दिस इज डी फॉर्म and this is L form. But we have many carbohydrates, for example glucose, जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अब आप लोगों को कायरल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ करती हूँ और उसमें से पूछती हूँ कि आइडेंटिफाई करें कि कायरल सेंटर कौन सा है, तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने अभी आपके पास ट्राइयोस का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना ग्लिसरल्डिहाइड का, ट्राइयोस में तो आपने कायरल सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक कायरल सेंटर है, लेकिन अब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं और ग्लूकोज में से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में कितने जो है वो कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ग्लूकोज आपके पास एक एल्डोहेक्सोज है, इट मीन्स कि इसमें आपके पास जो मेन कार्बन चेन है उसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स आएंगे? 6। ठीक है, और अगर ये एल्डोहेक्सोज है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट कार्बन एटम है यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ग्लूकोज में आप इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे OH ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट होती है, बाकी सारे जो सेंटर्स हैं इसमें आपकी ये पोजीशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सो अगर आप ग्लूकोज में से आपने कायरल सेंटर्स आइडेंटिफाई करने हैं तो पहले हम कार्बन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, और कार्बन नंबर 1 पे आप देखते हो कि आपके पास यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। सो एक ग्रुप आपके पास ये है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये कायरल सेंटर नहीं है। सेकेंड कार्बन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपके पास हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है, तीसरा बॉन्ड आपके पास यहाँ पे इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ है, और चौथा बॉन्ड इस पूरे ग्रुप के साथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो चारों ग्रुप्स चूंकि डिफरेंट है, सो आपके पास सेकेंड कार्बन एटम क्या है? ऐसे ही अगर आप थर्ड कार्बन को देखो तो इसमें भी थर्ड कार्बन में भी आप अगर ग्रुप्स को हाईलाइट करते हो तो इसमें आपके पास यहाँ पे एक तरफ OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है ये अटैच है, और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास ये 3 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट अटैच है। सो अगेन ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। सो आप कह सकते हो कि आपका जो कार्बन नंबर 3 है ये भी कायरल है। कार्बन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और कार्बन नंबर 4 के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन, OH ग्रुप, दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये 3 कार्बन कंप्लीट फ्रेगमेंट। कार्बन नंबर 4 को देखते हैं ना,
दिस वन, ठीक है। सो आपके पास कार्बन 4 भी क्या है, कायरल कार्बन है। कार्बन 5 के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करते हैं और इस स्ट्रक्चर में देखते हैं आपके पास यहाँ पे एक तरफ ये हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास ये पूरा ग्रुप है, 1 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट, और ये आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है, और यहाँ पे भी चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट है। सो आप कह सकते हो कि आपके पास जो 5th कार्बन एटम है ये भी कायरल कार्बन है। 6th पे अगर जाओगे तो इधर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, सो ये कायरल नहीं, ठीक है। सो ग्लूकोज में जो आपके पास टोटल 6 कार्बन एटम्स है उसमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनमें आपके पास जो है वो एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले जो हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था ग्लिसरल्डिहाइड, उसमें आपके पास सिर्फ सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो कायरल थी, और उसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर आपने उसकी डी और एल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप इस कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन लेफ्ट या राइट पे रख के बता देते थे कि ये आपका आइसोमर डी है या ये आपका आइसोमर जो है वो एल होगा। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं, यहाँ पे आपके पास अगर टोटल 4 कायरल सेंटर्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो किसी भी पोजीशन के ऊपर ग्रुप्स को जो है वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उनकी पोजीशन को जो है वो राइट या लेफ्ट पे बता सकते हो। सो एक कंसेंसस होना चाहिए ना कि अगर आपने डी ग्लूकोज बताना है तो किसी एक पोजीशन को स्पेसिफाई कर लिया जाए कि उसके अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो राइट या लेफ्ट पे करके बता दी जाए, ताकि स्ट्रक्चर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सके कि आपके पास ये जो ग्लूकोज की आइसोमेरिक फॉर्म है ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, ठीक है। सो ऐसे जितने भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आप डी और एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए उस कायरल कार्बन को यूज करते हो, एज अ रेफरेंस कार्बन यूज करते हो विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपके पास ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 कार्बन एटम्स है ना जो कायरल है। इसमें से फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर जो कार्बन एटम है दिस इज 5th कार्बन एटम। सो आप ग्लूकोज की डी या एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इस कायरल कार्बन सेंटर के अराउंड ग्रुप्स को, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को राइट या हाइड्रोक्साइल ग्रुप को लेफ्ट रख के बता सकते हो कि ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है या ये ग्लूकोज एल ग्लूकोज है। सो इसी तरह से अगर आप लोगों को ग्लूकोज के अलावा कोई और कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ये मैनोज है, ठीक है। सो मैनोज में भी आप ये चीज पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कितने कायरल सेंटर हैं। इसमें भी ग्लूकोज की तरह 4 कायरल सेंटर्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज डी ग्लूकोज, डी मैनोज, विच मीन्स कि जो आपके पास सबसे जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है, ये 1 2 3 4, इस कायरल कार्बन के अराउंड OH ग्रुप को कहाँ पे रखा हुआ है, राइट साइड पे रखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो ग्लैक्टोज है, इसमें भी आपके पास ये OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, ये राइट पोजीशन पे है। सो ऐसे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें आपके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हो, उनमें से सिर्फ आप उस कायरल कार्बन को यूज करते हो विच इज फार्देस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, और उसके अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन को इन्वर्ट करके आप डी और एल स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो ऑन पेपर। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट की प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, जो मोनोसेक्राइड्स की प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, दिस फॉर्म इज डी फॉर्म। अमाइनो एसिड के केस में आपने देखा था कि नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप बात करो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्म है, स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, जो कि प्रीडोमिनेटली एग्जिस्ट करती है मोनोसेक्राइड्स की, दिस फॉर्म इज डी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। सो इन फॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद अब हम एक और जो फिनोमिना है, एपीमेरिज्म का फिनोमिना, उसको देखने लगे हैं, और ये भी एक तरह के जो है वो आइसोमर्स ही हैं। एपीमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स की ही एक टाइप है, लेकिन ये ऐसी टाइप है जो कि लाइट रोटेशन की वजह से नहीं आ रही, बल्कि ये एक मोनोसेक्राइड की दूसरे मोनोसेक्राइड से डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इससे पहले जो आपने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े हैं वो विद इन सिंगल मोनोसेक्राइड आपने ऑब्जर्व किया है। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दूं तो आप लोगों के लिए शायद इस पॉइंट को क्लियर करना इजी हो जाएगा कि जब आपने डी स्टीरियो आइसोमर, डी एंड एल स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस किए थे, जिसमें डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे अगर देखो तो ये दोनों एक ही शुगर की 2 फॉर्म्स थी, ठीक है। और इसमें आपने सिर्फ देखा था कि आपके पास जो है वो एक कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होने की वजह से आपके पास
ये फॉर्म्स क्या होती हैं, ये इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। सो एक तरफ आपके पास डी फॉर्म है और दूसरी तरफ आपके पास एल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों एक ही कार्बोहाइड्रेट की टू फॉर्म्स हैं, डी एंड एल। समटाइम्स आप जो है वो टू डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स को जब कंपेयर करते हो तो उसमें भी आपको ये फिनोमिना नजर आता है कि किसी स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड, किसी खास कायरल कार्बन के अराउंड इनकी पोजीशन चेंज है, बाकी सब पोजीशंस के ऊपर इनकी जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स की, OH एंड हाइड्रोजन, वो आइडेंटिकल है। सो इस तरह के फिनोमिना को आप क्या कहते हो, एपीमेरिज्म। ठीक है, एपीमेरिज्म क्या है? एपीमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है जिसमें टू डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंपेयर करो तो सारे कायरल सेंटर्स के अराउंड उनकी पोजीशन सेम होती है, सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर जो है वो डिफरेंस आपको नजर आता है। लाइक आप अगर मैनोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो कार्बन 1 जो कि एक कायरल है ये 100% सेम है। कार्बन 2 के अराउंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे राइट साइड पे है। कार्बन 3 पे भी पोजीशन सेम है, 4 पे भी सेम है, 5th पे भी सेम है और 6 पे भी सेम है। सो हमने इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को जब कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि ये दोनों शुगर्स सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर के अराउंड अपनी जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स की उसमें डिफर करती हैं, उसके अलावा ये 100% क्या है, सेम है। सो ऐसी मोनोसेक्राइड्स को आप क्या कहते हो कि दीज मोनोसेक्राइड्स आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो मैनोज इज एन कार्बन 2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो कार्बन नंबर 1 पे आपको 100% सिमिलैरिटी नजर आ रही है, कार्बन 2 पे भी सिमिलैरिटी है, कार्बन 3 पे भी सिमिलैरिटी है, कार्बन 4 पे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज है, यहाँ पे OH राइट साइड पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। अगेन कार्बन 5 पे भी सिमिलैरिटी है और कार्बन 6 पे भी सिमिलैरिटी है। सो वही कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है कि आपके पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 100% सेम है, सिर्फ कार्बन 4 के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, ऑपोजिट है। सो वी कैन से कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर एट कार्बन नंबर 4। ठीक है, सो अगर आप लोगों से एपीमेरिक पेयर्स पूछे जाते हैं तो आपके पास एक पेयर ये है मैनोज और ग्लूकोज का और दूसरा पेयर आपके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज का है। ठीक है, यहाँ आपसे ये कहा जाता है कि ड्रॉ अ कार्बन 4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जैसे यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आप कार्बन 4 के अराउंड पोजीशन क्या कर दोगे, ग्लूकोज से ऑपोजिट कर दोगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ कार्बन 5 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज का ही डुप्लीकेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, लेकिन सिर्फ 5th पोजीशन के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन को क्या कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे।